नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे हम सबसे शुरुआती चैप्टर वर्णमाला के बारे में। उससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का यानी कि अक्षरों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप। यानी कि हम पहले क ले लें, फिर ग ले लें, फिर च ले लें, यानी कहीं का कहीं ले लें, और फिर हम ये कहें इन्हें उसको जोड़ दें, व्यवस्थित कर दें, और हम कहें कि वर्णमाला होगी, तो बिल्कुल वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला की परिभाषा में है क्रमबद्ध, क्रमिक रूप से, एक क्रमानुसार क्रमबद्ध रूप से जो अक्षर व्यवस्थित लगे होंगे उनको हम वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला को हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। ठीक है, तो वर्णमाला को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। स्वर का मतलब क्या होता है कि हमारे मुंह से बिना रुकावट के अबाध रूप से जो ध्वनि निकलती है, जो उच्चारण होते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर क्या है कि हमारे मुंह से बिना रुकावट के यानी अबाध रूप से जो उच्चारण होते हैं, जो ध्वनि निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। हमारे मुख से रुकावट के साथ जो ध्वनि निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह है कि जो साथ साथ न हो और बिना साथ साथ न होने के कारण तब भी चल रहे हैं, यानी कि अयोग। योग माने दोनों का योग नहीं है, तब भी साथ में है, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। समझेंगे हम स्वर क्या है। स्वर समझ लिया। स्वर को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। स्वर को बांटते हैं हम 3 भागों में। पहला मूल स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, जिसे हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, 3 तरह के स्वर होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर की जो संख्या है वो लिख देते हैं, वो है 11। मूल स्वर कौन से होते हैं कि जिनके उच्चारण में समय कम से कम लगता है और जिनको बनाने में, जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, 2 बातें क्या हैं? उच्चारण में कम से कम समय लगा, दूसरा इसके निर्माण में अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होगी। वो होंगे अ, ई और उ, और चौथा है री। यानी कि 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और री। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है और जिनको बनाने में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या रहा? दोबारा देखें कि जिनके
उच्चारण में समय दोगुना लगता है मूल स्वर की अपेक्षा, और जिनको बनाने में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये तीन हैं, अ और अ मिलकर बने आ। ई और ई मिलकर बने ई। ऊ मिलकर बने बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तीन हैं, क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं ये तीनों। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, संख्या यानी कि 3। अब हम जानेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? परिभाषा बिल्कुल सेम है जो दीर्घ स्वर की थी, वही इसकी है। थोड़ा अंतर यह है कि इनके उच्चारण में, यानी कि संयुक्त स्वर के उच्चारण में समय दोगुना लगता है मूल स्वर की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन इनके निर्माण में अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यहां तो कहा था हमने दीर्घ स्वर के निर्माण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि दोनों तरफ क्या है? मूल है। लेकिन यहां यह कंडीशन नहीं है, यहां मूल भी होंगे और यह दीर्घ भी होंगे। बात क्या होगी कि इनके निर्माण में, इन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो कौन कौन से होंगे? अ और ई मिलकर बने ए। अ और ए मिलकर बने बड़ी ए। अ और ऊ मिलकर बने ओ। अ और ओ मिलकर बने बड़ा ओ। ठीक है, तो ये हो गए 4, ये होगा 3, ये होगा 4। तो स्वरों की संख्या हो गई 11। दोबारा एक बार देख लें। जिनके उच्चारण में समय कम से कम लगा, जिनको बनाने में, जिनके निर्माण में अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ी, उनको मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। और वो कितने हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये है मूल स्वर। जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है मूल स्वर की अपेक्षा, जैसे अ, और इसे बोलेंगे हम आ, तो समय ज्यादा लगा दीर्घ स्वर में। यह है ई, इसे बोलेंगे ई। यह है ऊ, बोलेंगे ऊ, तो समय ज्यादा लगता है दीर्घ स्वर में। और इनके निर्माण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये सारे मूल स्वर हैं चारों, इनसे मिलकर बनेंगे, दोनों तरफ मूल हैं। तो अ और अ मिलकर बना आ, ई और ई मिलकर बनी ई, ऊ और ऊ मिलकर बना ऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर में क्या है? उच्चारण में समय दोगुना लगता है मूल स्वर की अपेक्षा, जैसे इसमें था ऐसे इसमें है। लेकिन इनके निर्माण में अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जहां कहा था हमने कि मूल स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन ये हम ऐसा नहीं कहेंगे। यहां कहेंगे हम अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अ और ई के मेल से बनता है छोटी ए। अ और छोटी ए के मेल से बनता है बड़ी ए। अ और छोटा ऊ के मेल से बनता है छोटा ओ। अ और छोटा ओ के मेल से बनता है बड़ा ओ। तो ये हो गए स्वर। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा में है कि ऐसे वर्ण जो मुख से बिना रुकावट के नहीं बोले जाते, यानी कि रुकावट के साथ बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमने स्वरों को किया था 3 भागों में, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ऐसे ही इनको करेंगे हम 6 भागों में। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कि जिनके उच्चारण में हमारी
जुबान का यानी कि हमारी जीभ का कोई भी हिस्सा हमारे मुख से किसी भी हिस्से से स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या है कि हमारे जीभ का, हमारी जीवा का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग मुख के किसी भी हिस्से से स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और उनकी संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अब कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये है 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, यानी कि पचम 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। परिभाषा क्या था कि हमारे जीभ का कोई भी भाग, अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग मुख के किसी भी हिस्से से स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये है, और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसके 5 वर्ग हैं। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। इस लाइन को क वर्ग, इन पांचों को क वर्ग के व्यंजन कहते हैं। इन पांचों को च वर्ग के व्यंजन कहते हैं। इनको ट वर्ग के कहते हैं, त वर्ग, प वर्ग कहते हैं। अब ये है कंठव्य। तो कौन से व्यंजन है? 5 कंठव्य व्यंजन है, यानी कि इनके उच्चारण में, यानी कि ये हमारे सीधे कंठ से निकल रहे हैं, उनको हम कंठव्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, या कंठ व्यंजन कह सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम अडानी कहेंगे, इसको हम अंग कहेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। जो चवर्ग के व्यंजन हैं इनको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। हम तालव्य व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में, यानी कि च, छ, झ, झ, ञ, इनके उच्चारण में हमारे जीभ का अगला वाला भाग तालु से स्पर्श करता है, दांतों से थोड़ा ऊपर, जिसे हम तालु कहते हैं, उसे स्पर्श करता है। तो इन 5 को कहेंगे हम तालव्य व्यंजन। इन्हें कहेंगे हम मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धा होता है कि हमारे जो मुख के अंदर तालु से ऊपर जो गड्ढा रहता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो इन 5 के उच्चारण में हमारी जीभ का अगला वाला भाग हमारे मूर्धार से, हमारे जीभ जो तालु से ऊपर है उसे स्पर्श करता है, जिसे हम मूर्धा कहते हैं। तो हम इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ, इसमें हमारी जीभ हल्की सी फोल्ड होती है और गड्ढे से टच करती है और झटके के साथ बाहर जाती है। और इनको कहेंगे हम दंत व्यंजन या दंतव्य व्यंजन। ठीक है, क्योंकि इनको बोलने में, इनको उच्चारित करने में हमारी जीभ का अगला वाला हिस्सा दांतों से स्पर्श करता है, इसलिए इन 5 को दंत व्यंजन कहा जाता है। आप बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, और इनको लास्ट में इन्हें कहेंगे हम ओष्ठव्य व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको ओष्ठव्य व्यंजन कहा जाता है। दूसरे तरह के हैं, इन्हें बोलेंगे हम अनुनासिक व्यंजन, जिनके उच्चारण में हमारे मुख से और नाक से
हवा निकलती हो, यानी कि दोनों से आवाज़ निकलती है, नाक से और मुंह से, उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन से हैं? यानी कि जो हमने स्पर्शी व्यंजन बोले थे, जो हमने स्पर्शी व्यंजन बताए थे, उनमें जो 5वें अक्षर होते थे, 5वें अक्षर यानी कि अंग, ञ, ण, न और म, ये स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर हैं। यानी कि क, ख, ग, घ 5वां, च, छ, ज, झ, ञ 5वां, ट, ठ, ड, ढ, ण 5वां, त, थ, द, ध, न 5वां, प, फ, ब, म 5वां। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम अनुनासिक व्यंजन। तीसरे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि हमारे अंत में स्थित, कि जिनको बोलने में हवा कुछ देर हमारे मुख के अंदर ठहरती है, अंत में रुकती है, अंत में स्थित होती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब वो कौन से हैं? य, र, ल और व, इनको बोलेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जिनको बोलने में सरसराहट की आवाज़ आती हो या गर्माहट महसूस हो, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब वो होते हैं तीनों स, श और स और ह। स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। 5वें तरह के व्यंजन हैं जिन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये अलग से इसमें जोड़े गए हैं। ड और ढ थे, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन में थे, लेकिन इनको हमने बिंदी लगाकर, इनको हमने बिंदी लगाकर क्या बना दिया? उपक्षिप्त व्यंजन लगा दिया। इनसे, इन वर्णों से कोई भी शब्द नहीं बनता है। इन शब्दों से शुरू होकर ये हमेशा या तो बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। जैसे लड़ाई, जैसे पढ़ाई। ठीक है, तो वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। 6वें तरह के हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? यानी कि जो अक्षर दो व्यंजनों से मिलकर बने हों। एक था हमारा स्वर में संयुक्त स्वर, उसमें था कि दोनों तरफ स्वर होंगे, लेकिन यहाँ है संयुक्त व्यंजन में दोनों तरफ व्यंजन होंगे, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। उनकी संख्या कितनी है? 4। जैसे आधा क और पूरा श मिलकर बना छ। ठीक है, जैसे कक्षा, क्षत्रिय। दूसरा है आधा त और र मिलकर बना त्र। आधा ज और ञ, जैसे, तो इनसे मिलकर बना ज्ञानी। और आधा स और पूरा र, ये बना मिलकर श्रव। ठीक है, तो इनकी संख्या हो गई 4। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। ये कितने हो गए? 25 4 29, 29 और 4 33। अगर प्रश्न आता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 33, यानी कि 33। ये मूल व्यंजन है, किसी और व्यंजन की सहायता से नहीं बने। अब है इनके साथ में और जुड़ जाएंगे 2 उत्क्षिप्त स्वर, 2 तो हो गए 35। 4 संयुक्त स्वर
35 और 4 हो गए 39। तो कुल व्यंजन हो गए 39 और इसमें कुल व्यंजन हो गए 39, स्वर हो गए 11, कितने हो गए? तो हो गया 0 50, ठीक है। और वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 52। अब ये है 50। अब रह गए हमारे अयोगवाह। अयोगवाह ये 2 अक्षर होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। इस अंग को कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग, ठीक है। इसको कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग, यानी कि 2 बढ़ गए तो हमारे कुल वर्णमाला हो गई या कुल अक्षर हो गए वर्णमाला में 52, ठीक है। तो दोस्तों आज पढ़े हमने वर्णमाला। वर्णमाला का पता है हमने, वर्णमाला को 3 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन और अयोगवाह। स्वर कौन से हैं? स्वर 11 होते हैं जो कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 39, जो 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्छित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये होता है 39 और स्वर में 11 तो हो गए 50। अयोगवाह होते हैं 2, अनुस्वार और विसर्ग, तो हो जाते हैं कुल मिलाकर वर्णमाला में 52 अक्षर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।